नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर सीरीज में, और बिहार करंट अफेयर सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने में आ चुके हैं और अप्रैल महीने का पार्ट 1 हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो सीरीज है आपके बिहार के हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किसी भी बिहार के एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इससे पहले के जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग कवर करते हैं वो है हमारा बिहार रिकॉर्ड्स 18% राइज इन टैक्स कलेक्शन इन 2023 टू 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू टैक्स। तो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने बेसिकली 18.13% जो है किसमें टैक्स कलेक्शन में किया है, और टैक्स कलेक्शन में भी ज्यादातर जो है वो जीएसटी के मामले में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। और ये कहा जा रहा है, ये कौन सा फिनेंशियल ईयर, ये भी याद रखिए, 2023 से 24 के लिए है, ठीक है। एंड द डिपार्टमेंट कलेक्टेड 1058 करोड़ जीएसटी इन स्टेट इन मार्च के महीने में 1058 करोड़ जो कलेक्ट किया, और जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ये सबसे हाईएस्ट रहा है, और स्पेशल ये बिहार के लिए डेटा है ना। और मंथली जो ओवरऑल रेवेन्यू है मार्च के महीने में वो 5403.15 करोड़ है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा है, और क्योंकि पता ही है लास्ट डेट जो होता है 31 मार्च होता है टैक्स देने के लिए, ठीक है। फिर द स्टेट कलेक्टेड टोटल रेवेन्यू जो है पूरे साल के लिए वो है 38,161 करोड़ जो है वो जीएसटी है, एंड अदर टैक्सेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए। और इससे पिछले ईयर्स में 34,541 करोड़ का था, जो लगभग 4,000 करोड़ के ज्यादा इस बार टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो और टैक्स कलेक्शन जो स्पेशल फोकस था जो टैक्स डिपार्टमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर बिहार का जो है वो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा था, ठीक है। और जीएसटी ऑडिट्स इशूड बेस्ड एडजुडिकेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन अगेंस्ट टैक्स इवेशन। तो इसीलिए जो है बढ़ोतरी का कारण ही यही है, ठीक है। पहले जो है बहुत लोग टैक्स नहीं देते थे, इवेट करते थे, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने पॉलिसी में स्ट्रिंजेंट किया है, बहुत सारे छापे मारे गए हैं ताकि इन सब से छुटकारा पा सके। और अभी भी बहुत सारा ऐसे हो सकता है बिहार में, एटलीस्ट इससे भी ज्यादा लगभग 50,000 करोड़ हम लोग सालाना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग टैक्स इवेट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा, ठीक है। एंड सप्लायर्स एट पंचायत लेवल वेर ऑल्सो बॉट इन द परव्यू ऑफ सर्विस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो सप्लायर्स एट पंचायत लेवल को भी, उनको भी अब स्टेट जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। तो इसीलिए टैक्स बढ़ोतरी का ये दोनों कारण है। तो अगर प्रीलिम्स में, मेंस में कहीं पे भी आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में हमने पहले भी बता चुका हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी जिसको कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, मन पैसे से रिलेटेड कुछ भी क्राइम हो रहा हो, ठीक है, आप टैक्स इवेट कर रहे हो या करप्शन कर रहे हो जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ से डील करता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऑप्शंस में दिए रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर आता है और प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। तो जैसे सीबीआई है क्राइम से रिलेटेड है, उसी तरह से फिनेंस से रिलेटेड जो प्रीमियर हमारी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो है ईडी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नबार्ड एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिहार। पिछले वीडियो में भी मैंने नबार्ड के बारे में बताया था। तो नबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंडिया का एपेक्स बैंक कह सकते हैं हम लोग, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने बेसिकली बिहार को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया लगभग 10,372.86 करोड़ इन द बिहार फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन द फॉर्म ऑफ 3 अलग अलग कैटेगरीज में, एक तो रिफाइनेंस, फिर डायरेक्ट फाइनेंस और तीसरा ग्रांट सपोर्ट में, ठीक है। तो हाईएस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नबार्ड ने इस साल दिया है, और 21% का बढ़ोतरी मिला प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, ठीक है। तो ये जो डेटा है 10,372.86 करोड़, इसको आप लोगों को याद रखना है। और 21% जो है इंक्रीज देखा गया जो नबार्ड
बिहार स्टेट को देता है। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरीज जो है, रीफाइनेंस, डायरेक्ट फाइनेंस एंड ग्रांट सपोर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रीफाइनेंस जो है वो एक्सटेंडेड फॉर प्रोडक्शन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड फॉर पैडी प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, धान के प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस के लिए, और डिफरेंट अलग अलग बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स भी है इसमें, फिर रीजनल रूरल बैंक्स भी है, और आरआरबी जिसको कहा जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी है। तो इन सबको, कमर्शियल बैंक तो सबको पता ही होगा, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में समझ जाएंगे। ये तो हो रहा था रीफाइनेंस के अंतर्गत। फिर डायरेक्ट फाइनेंस में जो है, विल बी सपोर्ट एक्सटेंडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डायरेक्ट फाइनेंस मिलेगा फ्रॉम द नाबार्ड। ठीक है, और ग्रांट सपोर्ट, ठीक है, ग्रांट सपोर्ट जो है, ग्रांट उसे कहा जाता है जिसमें आपको पैसा वापस देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो एक तरफ से ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो किसको इसको दिया जा रहा है, तो फॉर पायलटिंग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफपीओस कहते हैं। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, फिर ट्राइबल डेवलपमेंट, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, पैक्स जिसको कहा जाता है। फिर कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, डिजिटलाइजेशन करने के लिए भी मिलेगा, स्किल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन द रूरल एरियाज के लिए मेनली। ये तीन तीन अलग अलग कैटेगरीज में नाबार्ड जो है बेसिकली ये दे रहे हैं फाइनेंस। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है, पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियोस। फिर द रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बहुत जानना ज्यादा जरूरी है। तो आरआरबी जिसको कहा जाता है, वो एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के तहत हुआ था, रीजनल रूरल बैंक ऑफ एक्ट 1976। ठीक है, इसके तहत ये जो हुआ था, ये एक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था 1975 में, इसके बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद बन गया था, तब एक एक्ट पास किया गया था। तो इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है, एस्टैब्लिश तो 1975 में हुआ था, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। ठीक है, लेकिन जो एक्ट है, एक्ट जो जिस एक्ट के अंतर्गत ये काम करता है, वो है रीजनल रूरल बैंक ऑफ एक्ट ऑफ 1976। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो क्या करता है, इंश्योर करता है एडिक्वेट क्रेडिट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स के लिए। जिस तरह से नाबार्ड है, उस तरह से ये भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंड आरआरबीज कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है, आरआरबी जो होता है उसमें दो फीचर्स होते हैं, एक तो कोऑपरेटिव वाला भी फीचर होता है, साथ ही साथ में कमर्शियल बैंक वाला भी फीचर होता है। ठीक है, तो दोनों ही फीचर है, कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ फैमिलियरिटी ऑफ द रूरल प्रॉब्लम्स, एंड कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वालिटीज जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स आपको समझ आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे होते हैं, कोऑपरेटिव्स जैसे आपने सुना होगा अमूल के बारे में, तो ये क्या है, कोऑपरेटिव है ना, जहां पर सबका योगदान रहता है, एक पूरे सोसाइटी का एक तरह से योगदान रहता है। ठीक है, तो जिसमें फार्मर से लेकर जो टेक्नीशियंस है, जो अमूल फैक्ट्री है जो चला रहे हैं, मार्केटिंग वर्केटिंग सब इन्वॉल्व रहता है ना। तो उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस टू डील विद द ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, तो जहां पर अगर आसान भाषा में बताएं तो मान लेते हैं कि एक एरिया है, ठीक है, आपके गांव में आप 30 मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, और आपने डिसाइड किया है कि हम लोग एक कोऑपरेटिव बैंक टाइप का बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि हर आदमी जो है हर महीने के एक पर्टिकुलर डेट को मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं 15 तारीख को हर महीने को मिलेगा, और वो क्या करेगा, हजार रुपया हर महीना वो इसमें डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो हर महीना में क्या हो रहा है, उस बैंक में एक तरह से 30,000 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप 30 जो मेंबर्स उनमें से किसी को पैसा चाहिए किसी कारणवश, ठीक है, उसको इमरजेंसी आ गया, तो वो क्या कर सकता है, वो इस बैंक से जो है कोऑपरेटिव बैंक है, वहां से वो पैसा निकाल सकता है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यही फंडा है कोऑपरेटिव बैंक का भी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंडेड बाय कलेक्टिव फंड्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कलेक्टिव फंड्स थ्रू शेयर्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, जो मैं बता रहा था छोटे छोटे गांव में होता है बेसिकली। फिर दे आर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वेयर मेंबर्स फॉर्म ए कम्युनिटी ग्रुप्स टुगेदर टू एक्सटेंड लोन्स टू ईच अदर एट फेवरेबल टर्म, जो इसकी मैं बात कर रहा था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं। ठीक है, फिर दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट से है बिलोंग करता है, और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002।
ठीक है, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग लॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955। तो ये सारे लॉज आपको याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब याद रखने के लिए। ठीक है, तो और ये कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल भी अलग होता है और अर्बन के लिए भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक जो नॉलेज है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे वो है पैक्स, जिसके बारे में बता रहा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, कम समय के लिए पैसा चाहिए, एंड अदर सर्विसेज टू द मेंबर्स हु आर मोस्टली बिलोंग टू फार्मर्स, जो फार्मर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कम पैसा चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आपको 2 दिन के लिए पैसा चाहिए 10,000 रुपया, तो इस टाइप के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है। और ये जो है ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन है ना, तो एक पंचायत लेवल पे भी आपको ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, बैंक्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, अंडरटेकिंग मल्टी सर्विसेज। ठीक है, लोन्स के अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज ये कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिसिन एंड अदर कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहाँ पर आपका आधार कार्ड बनना हो, राशन कार्ड बनना हो, वो सभी ये सब आप काम जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवरेंगे वो है SJVN। SJVN क्या है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। तो ये पार्टनर कर रहा है विद IIT पटना टू इम्प्रूव द टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सतलज सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज है पहाड़ों में, स्पेशली क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरी पहाड़ है, तो वहां पर टनल्स बनाने के लिए है, टनल्स और स्पेशली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा ये एक्सपर्ट है। तो इसके लिए जो है IIT पटना से बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOU साइन किया गया बिटवीन SJVN एंड IIT पटना। और ये किस लिए किया जा रहा है, टू यूज एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स। ठीक है, जो टनलिंग प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं, दस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रन। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिहार में भी डेवलपमेंट्स हो रहा है, देख रहे होंगे पटना में मेट्रोज बन रहे हैं, धीरे आने वाला 10-15 सालों में जो और बड़े जो सिटीज हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब सिटीज में भी मेट्रोज बनेंगे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड बहुत बहुत कुछ बनेंगे, तो वहां पर टनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो सब जो है वो बेसिकली इसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जिसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली IIT पटना को पता रहेगा, तो फ्यूचर में कभी भी बिहार में ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक एल्गोरिदम्स, जिसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारा जियो टेक्निकल डेटाज है ना, विल फोरकास्ट पोटेंशियल रिस्क एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इससे अगर डेटा से हमें पता रहेगा कि कहाँ पर हम लोग टनल खोद सकते हैं, बना सकते हैं, और अगर कहीं पे भूकंप आने वाला है, या फिर जो भी जियो स्पेशल डेटाज होते हैं ना, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो किया जाता है, तो वो हम लोग को पहले से ही पता चल जाएगा कि रिस्क कितना है, वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, एंड सच प्रोएक्टिव मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू सब्सटेंशियली मिटिगेट टाइम, टाइम कम लग सकता है, कॉस्ट भी कम लग सकता है, और काम जो है बहुत फुल प्रूफ हो सकता है, जिसमें नुकसान कम से कम हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस ऑफ द MOU इज टू डेवलप कटिंग एज मेथोडोलॉजीज व्हिच इंटीग्रेट डाइवर्स जियोटेक्निकल डेटा सोर्सेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर दिस कुड इंक्लूड जियोलॉजिकल सर्वेस करवाना। ठीक है, तो IIT पटना को भी ये मिल जाएगा एक्सपर्टीज, जियोलॉजिकल सर्वे कराना, बोरहोल डेटा करना, फिर जियो फिजिकल मेजरमेंट्स, मॉनिटरिंग डेटा फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड SJVN। इससे पहले क्या होता था, जो भी डेटाज अगर बनाने होते थे जियोलॉजिकल सर्वे के लिए स्पेशली, तो हम लोग ज्यादातर निर्भर करते थे IIT दिल्ली पे, IIT रुड़की पे, इवन IIT कानपुर, बनारस पे भी हम लोग डिपेंडेंट रहते थे। तो अगर पटना के साथ कोलैबोरेशन होगा तो ऑब्वियसली बिहार के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर by harnessing integrated geotechnical data and 3D geological model between the SJVN and IIT Patna, aim to identify and analyze potential risk and any hazards। ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल hazards हो सकते हैं, इससे हम लोग
पहले से ही चौकन्ना रह सकता है। अब जो मैं बात कर रहा था सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में, एक क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है बेसिकली, जिसका मेन एक्सपर्टीज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये बाहर के देशों में भी स्पेशली नेपाल में बहुत सारे ये काम करते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988। ठीक है, और उस समय इसका नाम कुछ अलग था, नाथपा जाखरी पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सतलज जल विद्युत निगम नहीं था, उस समय नाथपा जाखरी पावर कॉर्पोरेशन था, एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है सेंटर एम 7-fold जंप इन व्हीट प्रोक्योरमेंट। ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेंटर ने अब अनाउंस कर दिया है जो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इवन मध्य प्रदेश भी, जो जहां से वीट उतना ज्यादा प्रोक्योर नहीं किया जाता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एफसीआई बेसिकली, अब इन सब नॉन ट्रेडिशनल स्टेट से भी वीट जो है प्रोक्योर किया जाएगा और इसमें एम रखा गया है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ 50 लाख टन्स इन 2024 से 25 के बीच में कहा गया है कि 50 लाख टन्स जो है वो इन सब स्टेट से प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो होता था उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार कंट्रीब्यूटेड ओनली 6.7 लाख टन्स सेंटर को जो मिलता था। ठीक है, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री हैव डिसाइडेड टू प्रोक्योर 16% ऑफ द टोटल वीट प्रोक्योरमेंट, और पूरे इंडिया में टोटल वीट प्रोक्योरमेंट कितना होता है जो टारगेट रखा गया वो 310 है, तो 310 का लगभग 16% जो है वो 50 लाख के आसपास है। तो ऑलरेडी बिहार से जो है इन सब स्टेट से जो है बेसिकली नॉट, तो 6.7 लाख टन जो है वो प्रोक्योर हो रहा था, लेकिन इतना सारा प्रोक्योर करना बहुत एक टीडियस टास्क होने वाला है क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है इन सब स्टेट में वहां पर कंजम्पशन भी है, क्योंकि इन सब स्टेट्स में क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं, तो यहाँ पर कंजम्पशन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उतना प्रोडक्शन नहीं है और कंजम्पशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ से प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वीट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमल, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी है एफसीआई काम करता है। ठीक है, एफसीआई के साथ साथ स्टेट एजेंसीज भी करता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो वो ऑब्वियसली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा, एफसीआई। ठीक है, और साथ ही साथ जो और दो ऑर्गेनाइजेशन है नाफेड और एनसीसीएफ, इनको भी प्रोक्योर करने के लिए कहा गया 5-5 लाख टन इन ईयर 2024। ठीक है, नाफेड और एनसीसीएफ के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है एंड एमएसपी जो है फिक्स किया गया है। ठीक है, 2275 पर क्विंटल फॉर द 2024, ये वीट के लिए। ठीक है, वीट के लिए आपको चावल का जो एमएसपी है उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं हिंट दे देता हूँ इससे कम ही है पैसा है। ठीक है, तो ये वीट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूछा जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस वीट प्रोक्योरमेंट फॉर नॉन ट्रेडिशनल स्टेट विल हेल्प रेस्टोर एलोकेशन ऑफ वीट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स में जो है, क्योंकि ज्यादातर जो पीडीएस सिस्टम है वहां पर चावल ज्यादातर बांटे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वीट का जो चलन है बांटने का वो बहुत बहुत कम है। जब इलेक्शन नजदीक आता था तब वीट बांटा जाता, गेहूं बांटा जाता, नहीं तो वीट आपको नहीं मिलेगा, चावल आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तहत जो है अगर वीट का हम लोग प्रोक्योर ज्यादा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर करता है तो वो बांट सकता है, जो अब वो केस आ जाएगा फ्रीबीज कल्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिबेट वाला टॉपिक में पहुंच जाएंगे हम लोग, तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बस आपको याद रखना है कि ये सब जो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत या अदर वेलफेयर स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, एंड स्टेप्स टेकन फॉर वीट प्रोक्योरमेंट के लिए क्या किया गया है, तो जो डेट था प्रोक्योरमेंट करने का वो मार्च से एक्सटेंड कर दिया गया अप्रैल में, फिर फार्मर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, फिर जो एमएसपी का जो अमाउंट ट्रांसफर जो बैंक में अलग अलग फार्मर्स के बैंक अकाउंट में पहुंचने वाला है वो 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर में पहुंच जाना चाहिए, तो ये भी कहा गया है। और ये जो पहुंचने वाला काम है ये करता है तो आधार इंटीग्रेशन विद द बैंकिंग सिस्टम जो है बैंक अकाउंट से। ठीक है, फिर और क्या किया गया है, तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं, जैसे कि सेटअप मोबाइल प्रोक्योरमेंट सिस्टम सेंटर्स, जहां पर घर के आसपास में ही आकर आपको कलेक्ट कर लिया जाएगा। आपको अगर नहीं जा सकते हैं सेंटर पे जाके नहीं बेच सकते हैं तो आपके घर पे आके ही वजन करके वो प्रोक्योर किया जाएगा। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पंचायत, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सब भी कलेक्ट कर सकता है। फिर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जो है वो कहाँ पर है, ऑब्वियसली
एफसीआई का जो हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में है, वहाँ पर आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग पता चल जाएगा, कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितना प्रोक्योर हुआ है, वो सब कुछ डेटा वहाँ पर अपडेट होते जाएगा रियल टाइम पे। एंड अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री 6 लाख टन जो है वीट इन सब स्टेट से ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुके हैं इस ईयर में, ठीक है। लेकिन 50 लाख का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और 2022, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, मई 2022 से ही क्या है, तो वीट जो है हम लोग एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है। एक तरह से हम लोग किसी दूसरे कंट्री को वीट नहीं दे सकते, नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुआ है, रशिया यूक्रेन जो है गेहूं का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा वीट का शॉर्टेज हो गया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया जो है उसी समय से ये बैन करके रखा हुआ है, ताकि इंडिया में जो है कमी ना पड़ जाए। इंडिया में अगर बाई चांस किसी क्लाइमेट के कारण वेदर अगर अच्छा ना सपोर्ट ना किया हो, तो हो सकता है इंडिया में प्रोडक्शन उस तरह से ना हो, तो इंडिया के पास बफर स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा फूड सिक्योरिटी चेक हो सकता है, ठीक है। फिर द व्हीट प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू रिकॉर्ड 102 मिलियन टन्स ड्यूरिंग 2023-24, ठीक है। 112 मिलियंस, ठीक है, 112 मिलियन टन्स। और पिछले साल जो है 110 मिलियन टन्स हम लोग किए थे। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ये सब डेटा जो है वो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो है नाफेड के बारे में जो मैं कह रहा था, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। तो ये मार्केटिंग से ज़्यादा इसका लिंक है, ठीक है, नॉट फिनेंशियल, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लोन्स या क्रेडिट देने में नहीं है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव है बेसिकली। एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 2 अक्टूबर 1958, बहुत पुराना है, ठीक है, अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। क्योंकि ये पुराना एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया है, ठीक है। एंड नाफेड इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर भी करता है एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कब बना था, और एक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट अर्जेस यंग प्रोफेशनल फॉर इंडिया 2047 गोल। अब 2047 गोल क्या है, तो 2047 गोल आपको पता ही होगा कि हम लोग का एक इंडियन गवर्नमेंट ने एम रखा है कि हम लोग आने वाले 25 सालों के अंदर, ठीक है, 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, डेवलपिंग कंट्री से हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो उसी पे मेनली फोकस किया गया था। और आपको पता है जो 2022 से लगभग 2047, ठीक है, ये जो 25 साल का पीरियड है इसी को अमृत काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमृत काल जो है प्रेजेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है, उसी ने ये कहा था, ठीक है। तो ये 25 साल अमृत काल जिसे कहा जाता है। और ये एम रखा गया जब हम लोग अपना 100 इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है, 2047 में, तब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो इसी पे ही वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जब वो 6th कॉन्वोकेशन सेरेमनी गए थे IIM बोध गया में, ठीक है, तो उसमें वो अपना जब भाषण दे रहे थे उसमें उनमें उन्होंने ये कहा था, ठीक है। एंड ही एम्फसाइज्ड यंग माइंड्स एंड स्टूडेंट आर टॉर्च बियरर्स ऑफ India's future and appealed to young students to harness their skills and talent to script new chapter in India's growth story। बेसिकली मोटिवेट करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन मोटिवेट कौन हो सकता है, कोई हो सकता है वहां पर। द वाइस प्रेसिडेंट कन्फर्ड डिग्रीज टू स्टूडेंट ऑफ MBA इन कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने महाबोधि टेम्पल इन बोध गया जो है वहां पर भी वो गए थे, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बिहार में उसके बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो 4 इंपॉर्टेंट होली साइट से लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, एक तो हो गया लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। फिर दूसरा जो है बोध गया जहां पर उनको एनलाइटमेंट मिले थी, तो वो हो गया बोध गया हमारा, ठीक है। फिर जो फर्स्ट सरमन दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है वो सारनाथ आपके बनारस वाले रीजन में है। फिर कुशीनगर जो यूपी में है वहां पर उनका डेथ यानी महापरिनिर्वाणा हुआ था, जो भी ये भी कुशीनगर में है। तो ये चारों जगह जो है बेसिकली नेपाल, फिर बोध गया और फिर हमारा कुशीनगर और सारनाथ, ये सारा जो है बेसिकली रामायण जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धा सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा
डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एंड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ये महाबोधि टेम्पल है वो तो मौर्यन एम्परर अशोक के दौरान बना गया था। फिर इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंटायरली बाय ब्रिक इन द लेटर गुप्ता पीरियड। तो ये जो टेम्पल है वो 5th-6th सेंचुरी से बना हुआ है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 2002 में बनाई गई थी, मतलब 2002 में इसको एक टैग दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो बिहार में और एक साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो आपको उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन सा साइट है, ठीक है। और विजन इंडिया 2047 क्या है, तो ये इनिशिएट किया था नीति आयोग ने, ठीक है। एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 25 ईयर किस तरह होना चाहिए, जो हम लोग बहुत बार आप भाषण में सुने होंगे, न्यूज में सुने होंगे, विश्व गुरु बनने की बात जो की जाती है। तो प्रोजेक्ट एम्स टू बिकम इंडिया ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी, अ मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, अ चैंपियन ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो जितना भी टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स, उन सब में हम लोग को सबसे बेस्ट बनना। तो ये जो है बेसिकली 2047 या जो अमृत काल में चल रहा है, ठीक है, जो हम लोग 100 अपने सेलिब्रेशन जब मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे का, तो उसमें हम लोग को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है पटवाटोली द विलेज ऑफ आईआईटियंस इन बिहार। तो ये इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, पटवाटोली पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, उससे रिलेटेड मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो विलेज नेम्ड पटवाटोली जो बेसिकली गया डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, तो हैज गेन रिकॉग्निशन एज द आईआईटी फैक्ट्री फॉर कंसिस्टेंटली ओवर डजन्स ऑफ आईआईटियंस एनुअली। तो ये जो जगह है गया में, इस गांव से बेसिकली क्या होता है, जो पहले फेमस हुआ था अपने कपड़ों की बुनाई के लिए, वहां पर बहुत सारे वीवर्स रहते थे, ठीक है। तो वहां से जो है अब वो फेमस हो चुका है, पटवा टोली के बजाय वो हो चुका है आईआईटीएन से फेमस हो चुका है, क्योंकि हर साल उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो वो आईआईटी क्रैक करते हैं, और इवन आईआईटीज एनआईटीज टॉप के जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इवन जो मेडिकल के फील्ड है, वहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो ये गया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका डिटेल अगर देखा जाए तो वृष्का करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, जो जेई मेंस या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे नीट हो गया या कोई भी सीए बनना चाहता है, ठीक है, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये फ्री में कोचिंग देता है। तो पहले ये जेई मेन से स्टार्ट किए थे, फिर अब जो है अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वहाँ पर फ्री कोचिंग मिलता है। तो ये जो है बेसिकली जो आईआईटी ग्रेजुएट्स तो पहले के निकल चुके हैं, ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, तो उन्हीं ने ये स्टार्ट किया था ये, ठीक है, वृक्षा करके। तो इक्विप स्टूडेंट्स विद इंजीनियरिंग बुक्स एंड ऑनलाइन क्लासेस, ये सब मिलता है उनको फ्री में। फिर टू सपोर्ट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जिनके पास अवसर नहीं मिलता, पैसा नहीं है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो वृक्ष वेदा चेन एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी मॉडल ऑफरिंग फ्री एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो लाइब्रेरी मॉडल ऑफरिंग क्या होता है, तो उस वैसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फ्री में आपको सब कुछ डेटा, कंप्यूटर, लैपटॉप भी मिल जाएगा, आप वहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और आपके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सक्सेस स्टोरी ऑफ आईआईटी क्वालिफाइज फ्रॉम पटवाटोली इन 1991 से ही ये सब शुरू हो चुका था, क्योंकि वहां से जब आईआईटी स्टूडेंट्स निकले थे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो अपने जो एरिया है उसको भी डेवलप करना चाहते थे। तो इस तरह से ही जो है बिहार डेवलप कर सकता है। जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं या बिहार के जितने भी जो अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, वो फिर वापस बिहार में आकर बिहार को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, वो बस जाते हैं कहीं और पे। तो ऐसा करने से तो बिहार कभी डेवलप नहीं होगा। तो जो भी बिहार के लोग हैं, जो भी अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे बन गए हैं, उनको बिहार में आकर, या बिहार नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट बिहार के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और पटवाटोली जो मैनचेस्टर ऑफ बिहार कहा जाता था, जिस तरह से यूके में मैनचेस्टर शहर है जो फेमस है क्लोथ वीविंग्स के लिए, एंशियंट टाइम्स में, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, तो उस तरह से बिहार में मैनचेस्टर ऑफ बिहार पटवाटोली ये गया में हुआ करता था। लेकिन आज ये बन चुका है विलेज ऑफ आईआईटियंस, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो इस तरह से देख सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं अपने पूरे सोसाइटीज में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रैल के बाकी जो
न्यूज़ इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने पूछा है वो उसका सही से जवाब दीजिएगा। कोई सजेशंस हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।